तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड में लाए हैं पिछले वर्ष 2024 का पेपर का हल, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 2 के पांचों पार्ट कर चुके थे। आज बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 के सभी पार्ट को लेके आए हैं। तो ये वीडियो यूपी बोर्ड में जो बच्चे इस वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्ष के पेपर में पूछे गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से वो रिक्वेस्ट है जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चे कॉपी पेन लेके अवश्य बैठें, क्योंकि गणित में बिना कॉपी पेन के कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है सभी खंड हल करो। इसमें पहला क्वेश्चन है आव्यूह AB ज्ञात करो यदि A बराबर इतना है तथा B बराबर ये। यानी AB का मतलब है ये दोनों आव्यूह का हमें क्या करवाना है बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करवाना है। तो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। तो AB बराबर A की वैल्यू पहले रखेंगे -1, 2 और इधर है 3, इधर है 4, -2 और 5। इधर बच्चों B की वैल्यू रखेंगे 2, 1, 6, 7 और इधर है 5 और 3। तो हमें बच्चों आव्यूह में इनका क्या करवाना है, इनका गुणा करवाना है। गुणा बच्चों कैसे करते हैं, जिन बच्चों को अगर गुणा करना नहीं आता है तो वो ध्यान से समझें। इधर से बच्चों क्या करते हैं, इधर से रो उठाते हैं और इधर से कॉलम उठाते हैं और इनका मल्टीप्लाई कराते जाते हैं और बीच में प्लस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे पहली रो मतलब पहली पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ। तो ये जो पहली पंक्ति का पहला अवयव है इसका इस 2 में गुणा होगा, यानी कि -1 गुणे 2। उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 2 गुणे 6 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 3 गुणे 5। यानी पहले वाली जो पंक्ति के तीनों अवयव हैं इनके कॉलम के तीनों अवयव में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब पहली पंक्ति के तीनों अवयव का दूसरे कॉलम के तीनों अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का 1 में कर देंगे हम लोग। तो बच्चों -1 का 1 में करेंगे तो -1 गुणे 1 और प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 2 गुणे 7 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3। इसी प्रकार बच्चों अब ये जो दूसरी पंक्ति है इसका पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8 यानी 4 गुणे 2 लिख दो, प्लस फिर -2 गुणे 6 हो जाएगा, -2 गुणे 6 और प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब ये दूसरी पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में हो जाएगा। तो 4 का 1 में करेंगे 4 गुणे 1, -2 का 7 में करेंगे तो -2 गुणे 7 और 5 का 3 में करेंगे तो 5 गुणे 3। ये आव्यूह यहाँ पे चलता रहेगा। तो देखते हैं बच्चों क्या होने वाला है। तो ये -2 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 5 3 15 हो जाएगा। इधर बच्चों कितना आएगा, 4 दूनी 8, ये -6 दूनी 12 और इधर 5 25। इधर देखेंगे बच्चों ये -1 आ जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। तो जब बच्चों इसे हम लोग हल करेंगे तो कितना निकलेगा, 12 में से 2 चले गए तो 10 और 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। इसके बाद में इधर 12 में से 8 चले गए -4 तो 25 में से 4 और घटा दो तो बच्चों बचेगा 21। यहाँ पे 14 में से 1 घटा दो 13 और 13 और 9 कितने होते हैं बच्चों, 22। यहाँ पर देखेंगे 14 में से 4 घटा दो -10 और 15 में से -10 और चले गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 5। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, आव्यूह में 25, 22, 21 और 5। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है इसका खा, तीसरे का खा नंबर। प्रश्न है क्या एफ एक्स इधर हमारा दिया गया है x प्लस 5, ये वैल्यू तब है यदि x जो है हमारा वो लेस देन इक्वल कितना है 1। दूसरी कंडीशन है x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1। बोला जा रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 1 पर परिभाषित फलन x बराबर 1 पर सतत है। यानी बच्चों हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये हमारा fx है, ये जो फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, ये x इक्वल 1 पर कॉन्टिन्यूअस है अथवा नहीं है, यानी ये फलन सतत है या नहीं है, पूछा जा रहा है। तो हमें चेक करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों हमारी इक्वल आती हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तीनों में से अगर कोई भी इक्वल नहीं आएगा तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी एफ एक्स बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे, फलन का मान। तो जो बच्चों हमारा फलन का मान होता है, यहां से हमारा सोल्यूशन है बच्चों, जो हमारा फलन का मान होता है जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये एफ एक्स है, एक्स की जगह हमें कितना रखना है 1। अगर हमारा फलन का मान यहाँ पे देखेंगे ये इक्वल लगा हुआ है नीचे, अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन हमारा इसमें आएगा, यानी x प्लस 5 है तो x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस 5, तो यानी f1 का मान हमारा कितना निकल के आएगा 6 हो जाएगा। इसे छोड़ देंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, या तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे या लेफ्ट हैंड, कोई भी एक पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लो हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का बच्चों केस ये होता है कि जो हमारी लिमिट है उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेनी है, यानी लिमिट हमारी 1 है तो वैल्यू हमको 1 से ज्यादा चाहिए। तो देखेंगे हम लोग बच्चों 1 से ज्यादा वैल्यू ये फंक्शन में है, इसी फंक्शन को लिख लेंगे। इसकी लिमिट है x टेंड्स टू 1 और फंक्शन हमारा आएगा x माइनस 5, क्योंकि इसी में x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को h में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं 0। जहां पर ये x है इसकी जगह क्या होगा पहले वाली लिमिट और प्लस h हो जाएगा और माइनस का क्या रहेगा 5। ये लिमिट का हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था लिमिट का, उसमें अच्छे से समझाया है लिमिट को सॉल्व करना। तो इस x की जगह ये वाली लिमिट और प्लस h होगा। अगर मान लो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट होती तो 1 माइनस h हो जाता, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, h का मान रख दो, तो ये 1, h की जगह 0 माइनस 5, तो ये हमारा आएगा कितना माइनस का 4। तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही हैं, तो हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए तीनों बराबर होने चाहिए, तो जब ये दो ही बराबर नहीं होंगे तो तीनों कहां से बराबर होंगे। यानी हमारी कंडीशन क्या बनेगी, चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये इसके इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके नोट करते रहें, और कोई अगर समस्या आती है तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से समझ लें, उसके बाद आगे देखें और क्वेश्चन को लगाएं। अगला बच्चों क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर इसका गा है। क्वेश्चन है समाकलन करना है हमको dx अपान में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। लिखा है का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें।
यानी इसकी हमको वैल्यू चाहिए बच्चों। तो देखेंगे वैसे तो ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों, सभी को पता होगा ये फार्मूला किसका होता है, साइन का होता है, इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। लेकिन यहाँ पूछा है इसका मान, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, निकाल के दिखाएंगे कि कैसे आता है। तो चलिए बच्चों समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यक्स की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे इसका ये रूट हट जाए। तो बच्चों यहाँ अगर ए पहले से है, इसका मतलब हमें ए भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, माना यक्स बराबर ए, और यहाँ पे साइन रख लेते हैं ए साइन टी। तो बच्चों अगर इसका अवकलन करवाएंगे टी के सापेक्ष, तो इधर हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी, ए ऐसे ही रहेगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। तो हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ से डी एक्स हटाना है। तो डी एक्स बराबर ये डी टी को उधर ले जाएंगे, ए कॉस टी और डी टी। तो इसे हटा देंगे बच्चों, डी एक्स हटाएंगे क्या हो जाएगा, ए कॉस टी, और साथ में क्या रहेगा डी टी। यहाँ हमारा है ए स्क्वायर और माइनस ये जो यक्स है, यक्स की जगह ए साइन टी रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इतना हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ए स्क्वायर नीचे से कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये ए कॉस टी डी टी, यहां से बच्चों ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये हमारा अभी अंडर रूट के अंदर ही चलेगा, इसमें ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, ये बचेगा ए कॉस टी डी टी, ये हमारा ए के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से रूट हटेगा तो बचेगा ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा, तो यहां हमारा निकलेगा कॉस टी डी टी, और बटे में हमारा स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या बचेगा बच्चों, कॉस टी। कॉस टी यहां से कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, यहाँ हमारा निकलेगा 1 और डी टी, पूरा पूरा कैंसिल हुआ, 1 का अगर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो ये हमारा कितना आएगा, टी प्लस सी। अब बच्चों में क्या करना है, टी की वैल्यू को रख देना है वापस। तो हमको पता है यहाँ पे x इक्वल कितना था, a साइन टी, ये हमने लेट किया था। अब हमें t की वैल्यू चाहिए, तो x मल्टीप्लाई में है तो ये अपान में आएगा, ये साइन टी। तो अगर t की वैल्यू चाहिए तो साइन भी इधर आएगा, साइन इनवर्स x अपान a, और इधर हमारा क्या बचेगा बच्चों, t। तो t की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपान a और प्लस c। तो यही बच्चों हमारा फार्मूला होता है। तो आशा करते हैं आपको ये सूत्र का निगमन समझ में आया होगा। कभी कभी पेपर में सूत्र का निगमन भी पूछ देता है, ये हालांकि ज्यादा कठिन नहीं है, आसान सा सवाल है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन को नोट अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें जिसकी संलग्न भुजाएं, जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाओं का मतलब होता है आसन्न भुजाएं, यानी कि पास पास वाली भुजाएं। संलग्न भुजाएं सदिशों, सदिशों कितना दिया गया, वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, और है प्लस का 2k, प्लस 2k, तथा वेक्टर v बराबर i प्लस 2j कैप और माइनस का 2k कैप द्वारा निरूपित हो।
तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों वेक्टर ए बराबर ये है और वेक्टर बी बराबर ये द्वारा निरूपित हों। तो ऐसा प्रश्न बच्चों परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है इस टाइप का। या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा। कभी कभी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे देता है फिर क्षेत्रफल पूछा जाता है। या कभी कभी क्या करता है, तीन भुजाएं दे देगा, पूछेगा ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समद्विबाहु समकोण की भुजाएं हैं या केवल समकोण की भुजाएं हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, इसका हमारा सूत्र होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मॉड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, हमने बता रखा है आप लोगों को। डिटरमिनेंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे आई जे और के। तो जो हमारा वेक्टर ए है इसके जो कॉफिशिएंट हैं यानी इसके जो गुणांक हैं कितने हैं, 3 2 2। तो इनके गुणांकों को यहां लिखेंगे 3 2 2। जो हमारा वेक्टर बी है इनके गुणांकों को भी बच्चों यहां लिखेंगे 1 2 -2। तो 1 2 और माइनस का 2। अब बच्चों हम लोगों ने तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर पढ़ा है आव्यूह और सारणिक यानी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इसमें हमने आप लोगों को ये सिखाया है सॉल्व करना। जिन बच्चों को नहीं आता है तो समझ लें। पहले जैसे ये आई कैप हमने लिख लिया, अब क्या करते हैं इसका कॉलम बंद कर देते हैं, इसकी लाइन बंद कर देते हैं। तो ये 4 अवयव बचे, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी ये माइनस का 4, बीच में माइनस लगाते हैं फिर 2 दूनी 4। पहला हो गया। ये जो बीच वाला उठाते हैं तो इसके आगे माइनस लेते हैं। अब बीच वाला कॉलम और ये लाइन बंद करेंगे तो 3 दूनी ये माइनस का 6, फिर बीच में माइनस लगाएंगे 2 1 कम 2, फिर लास्ट वाले में प्लस लगाएंगे। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आई के आगे और के के आगे प्लस रहता है और जे के आगे क्या लेते हैं माइनस। के उठाया है तो के का कॉलम बंद होगा, के की लाइन बंद होगी, 3 दूनी 6 और माइनस 2 1 कम 2। तो इधर बच्चों कितना निकल के आएगा, माइनस का 8 आई और ये माइनस का 8 होगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 8 जे और इधर हो जाएगा बच्चों 4 के। तो ये हमारा निकल के आ गया है ए क्रॉस बी। अभी ये हमारा निकला बच्चों ए क्रॉस बी। हमें सूत्र में क्या होता है, इसके मॉड की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों हम लोग यहीं पे इसका मॉड भी निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड। मॉड कैसे निकलता है बच्चों, आई का जो गुणांक है माइनस का 8 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जे का गुणांक कितना है 8 इसका स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 4 इसका स्क्वायर करेंगे और पूरे पे अंडर रूट कर लेंगे। तो कितना निकल के आएगा बच्चों, इसी के आगे लिख देते हैं। आप लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके नीचे लिखा करें, हमारे पास थोड़ी जगह कम रहती है इसलिए हम लोग सामने लिख देते हैं। तो 8 का कितना हो जाएगा बच्चों 64, इधर भी 8 का कितना हो जाएगा 64 और 4 का हो जाएगा 16। तो 64 64 128 और 16 144। तो 144 का मतलब होता है बच्चों 12। तो ये किसका निकल आया, 12 निकल आया। अब यहां से बच्चों सूत्र लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों आप लोगों को इसका सूत्र याद रखना है। इसका सूत्र होता है मॉड में ए क्रॉस बी, बस यही बच्चों इसका फॉर्मूला है। और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है 12। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 12 मात्रक, वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलता है। वर्ग मात्रक लिखेंगे या बच्चों वर्ग इकाई लिखेंगे। तो आपने देखा बच्चों बोर्ड एग्जाम में कितने सरल सवाल पूछे गए। आज जो हमने चारों क्वेश्चन करवाए हैं वो चारों क्वेश्चन कितने सिंपल और आसानी से जल्दी से लगने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें हमारी दोनों भुजाएं दी हैं, सिर्फ इनका क्रॉस करना था, क्रॉस करके उनका मॉड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वर्ष जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं 2025 का बोर्ड परीक्षा गणित का पेपर, तो उनका पेपर अच्छा हो और सभी बच्चे निश्चित रूप से अच्छे नंबर लेके आए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।